नमस्ते दोस्तों, आज हिंदी साहित्य में सुनिए प्रतिष्ठित और सुपरिचित वरिष्ठ लेखिका शशि श्रीवास्तव जी की लिखी हुई कहानी दुश्मन। तो शुरू करते हैं कहानी दुश्मन। रमा के परिवार का आकार नियोजित है। 2 बच्चे, लड़की उम्र 15 बरस, लड़के की 19 बरस, तीसरे उनके पापा, चौथी खुद रमा। रमा को छोड़कर बाकी के तीनों इतने व्यस्त, खाने पीने में इतनी मीनमेक करने वाले कि उनका वक्त पर और बिना झटक पटक के खा लेना भी एक भारी बोझ सिर से उतर जाने जैसा ही काम है। रमा के लिए तीनों की अलग अलग पसंद को एक में समायोजित करके तीनों को संतुष्ट कर लेना एक बहुत बड़े समर को विजय कर लेने जैसा। ऐसे में रमा के लिए काम की क्या कमी? काम आज भी है, अछोर, अनंत, असमाप्य किए भी जा रहे हैं, क्योंकि उनके न किए जाने की कोई सूरत नहीं। अब कपड़े ना धोए रमा तो मैले कपड़ों का गट्ठर सारे दिन उसके सिर पर सवार रहेगा। उस बोझ से सिर दुखाकर उसी सरदर्द में बाकी सारे काम करने से अच्छा है बोझ सिर से उतार ही दिया जाए। अब खाना ना बने या बनने में जरा भी देर हो जाए तो तीनों के तीनों सारा घर ही सिर पर उठा लेंगे। वैसे घर सिर पर उठा लेने की नौबती कहाँ आ पाती है। उसके बहुत पहले चौका उसे आवाज़ दे देकर इतना परेशान कर देता है कि चुंबक से खिंची चली जाती है वहाँ, और जब तक पूरा खाना न बना ले चौके से बाहर नहीं निकलती। आज भी सब कर रही है सवेरे से ही, पर यंत्र चालित सी। उसका मन उसके किसी काम के साथ नहीं है, बस हाथ पांव चल भर रहे हैं। काम क्या हो रहा है, निपट रहा है किसी तरह से। अब क्योंकि मन अपनी जगह नहीं है सो वो जगह खाली खाली सी लग रही है। एक शून्य सा रमा के भीतर से बाहर तक फैल गया है। एक वही शून्य के घेरे में नहीं है, बल्कि उसे लगता है उस शून्य का आकार बड़ा होकर पूरे घर पर छा गया है। घर में 4 लोगों की मौजूदगी को ठेंगा दिखाता सन्नाटा किसी सूने उजाड़ घर में चमगादड़ों सा इधर से उधर चक्कर काट रहा है। एक बीमार बेबस बूढ़े सी उदासी सरे शाम से ही ओंघा रही है। चहल पहल कहीं अज्ञातवास को चली गई लगती है। बार बार उसके भीतर कुछ घुमड़ने लगता है। रह रहकर अपनी इस कमजोरी की पीठ पर संयम के कोड़े बरसाती है। विवेक भी आंखें दिखाता है, पर पिघलना है कि रुकता ही नहीं। 22 बरस के वैवाहिक जीवन में ऐसी उदासी, बेबसी, वीरानी महसूस करने की नौबत नहीं आई कभी भी। थोड़ी बहुत उलझनें, परेशानियां, दुश्वारियां आई भी तो गाँव के हाव भाव के बीच उन पर सोचने की, सोच कर परेशान होने की फुर्सत ही नहीं मिली कभी। फुर्सत तो आज भी नहीं मिली है। सारे काम वैसे ही अपनी जगह हैं, फिर भी कामों की उस बेपनाह भीड़ में ये खालीपन कहाँ से घुस आया। इसकी ठोस वजह रमा न जानती हो ऐसा नहीं है, पर यह वजह इतनी बड़ी भी नहीं जितनी वो सोच रही है। हाँ, इतना तो तय है कि कमी कहीं ना कहीं रह गई है। बच्चों को संस्कारों की घुट्टी पिलाई तो नियम से थी, पालन पोषण में भी चौकसी और सतर्कता बरती। इस बात का सदा ध्यान रखा कि उनके मन की कच्ची जमीन पर किसी तरह के कुटैव व अपसंस्कारों के बीज न पड़ जाएं। फिर रमा एक हाथ से आंसू पोंछती, दूसरे से कुकर में सब्जी चलाती। बनने के बाद उसके स्वाद व स्वरूप का अनुमान लगाने लगी, पर चाह कर भी जान नहीं सकी कि इसका स्वाद कैसा होगा, अच्छा बुरा। बच्चों के साथ भी ऐसा ही होता है। जब तक छोटे रहते हैं पता नहीं चलता। अपनी इच्छाओं व उम्मीदों की मुकम्मल तस्वीर दिखाई पड़ती है उनकी आंखों में, बात व्यवहार में, चाल ढाल में। पता तब चलता है जब वे बड़े हो जाते हैं। माँ बाप सोचते हैं बच्चे उनकी सारी सीखें, नसीहतें सब अभी तक किताबों के बस्ते में संभाल कर रखे होंगे, पर वे भूल जाते हैं कि उन सीखों के पार भी एक नई रंग बिरंगी दुनिया है, उनका परिवेश है, और है उस परिवेश का चलन, उनका संग साथ। संग साथ, इन 2 शब्दों पर आकर रमा की विचारधारा थम गई। आंखों के सामने कोहरा सा छा गया और रमा के सामने एक भोला मासूम सा चेहरा उभर आया। इस चेहरे के बारे में उस सृजन ने ही बताया था। सृजन ने 6वीं क्लास में पहला कदम रखा था। तब शहर के उस नामी गिरामी पब्लिक स्कूल के उन अंग्रेजी बोलते, खाते पीते, अंग्रेजी हंसते बच्चों के अनजान संसार में एक विनय ही उसे अपने जैसा लगा था, जो सृजन की तरह ही हिंदी मीडियम स्कूल का पढ़ा था। उस दिन से उन दोनों ने अपनी एक अलग दुनिया बसा ली थी, जिस दुनिया का शहंशाह था सृजन और उस शहंशाह का इकलौता वजीर था विनय। दोनों उस रंग बिरंगे संसार के बच्चों की छेड़छाड़, मार कुटाई का एकजुट होकर प्रतिकार करते करते उन्हीं के बीच का हिस्सा बन गए थे।
उन 7 वर्षों के हजारों दिन सुख के, दुख के, निराशा के दोनों ने साथ मिलकर बिताए थे। और एक आज का दिन लगता ही नहीं कि कभी वे एक दूसरे के पूरक थे। उनकी वो इतने दिनों की साझेदारी सब बेकार चली गई। उनकी ना कोई याद बची, ना ही निशान। उन दिनों के एक एक पल पर एक साथ लिखा उनका नाम ठीक उसी तरह मिट गया लगता है जैसे कक्षा में पढ़ाने आया कोई शिक्षक श्याम पट पर लिखी दूसरे विषय की इबारत मिटा डालने में एक पल की देर नहीं लगाता है। फिर भले ही उस पर वेदों की ऋचाएँ क्यों न लिखी हों या किसी इतिहास पुरुष का नाम। मिटाने वाले हाथ कहाँ रुकते हैं? सृजन भी कहाँ रुका? कहाँ सुनी उसने अपने मन की स्लेट से उसके अपना नाम न मिटाने की कातुर पुकार? आज पूरे 4 दिन हो गए हैं उसे सृजन सृजन की रट लगाते। आंटी सृजन है, आंटी सृजन, प्लीज़ आंटी। इसमें इसमें मेरी कहाँ गलती है? आंटी प्लीज़ सृजन को समझाइए। आंटी मेरा तो कोई दोस्त भी नहीं। उसके शब्द टूट जाते हैं बीच में ही। भीगी लरजती आवाज़ देर तक रमा का पीछा करती रहती है। उसकी आंखें भी भीग जाती हैं। किसे समझाए और क्या? जिसे अपनी कोख से जना, जिसकी एक एक हरकत पसंद नापसंद के बारे में जानने का दावा था उसका, उसे ही नए सिरे से जानने की, पहचानने की कोशिश करनी पड़ रही है उसे। ऐसा लगता है जैसे वर्षों की मेहनत और लगन से जो चित्र उसने बनाया था उस पर किसी शरारती बच्चे ने स्याही गिराकर उसकी सारी मेहनत निष्फल कर दी है। पता नहीं कहाँ कमी रह गई उसके लालन पालन में, संस्कारों में। उसके मन की ज़मीन पर ये जहर के बीज किसने और कब बो दिए उसे पता तक नहीं चला। अरे कैसी मूर्खों जैसी बात करती हो? वो सामने क्यारी में लगी कांटेदार हरी भरी बेल देख रही हो? उसके भीतर से कोई बोला। इसे क्या तुमने लगाया? नहीं, उसने नकार में गर्दन हिलाई। तो ये कहाँ से लग गई? आवाज़ ने फिर प्रश्न किया। हवा के साथ इसके बीज कहीं से उड़कर आ गए होंगे। उसे अपने भीतर से जवाब मिल गया था। पर इस समाधान का क्या करे रमा? ओढ़े की बिछाए? यह समाधान उसके मन का रास्ता भटक गई शांति को उसका सही रास्ता तो दिखाने से रहा। उसके घर में जीवन से कपूर की तरह काफूर हो गई सहजता, समरसता वापस ले आए, ऐसा कोई उपाय भी तो उस समाधान के पास नहीं है। फिर क्या करे, कहाँ जाए वो? अनायासी उसकी आंखों के सामने उसकी अधूरी इच्छाएं, तृप्त कामनाएं अपनी अपनी आपूर्ति को लगातार स्थगन आदेश थमाए चले जाने पर बेताल सी उसके कंधे पर चढ़ अब अपनी इच्छा पूर्ति की मुकम्मल तारीख पूछने लगीं और न बताने पर उसके सर के टुकड़े टुकड़े करने पर उतारू होती दिखाई पड़ने लगी। फिर उसकी दृष्टि अपने हाथों पर चली गई। लगा ये उसके हाथ नहीं, किसी मेहनतकश ईंट गारा ढोने वाली मजदूरिन के हाथ हैं। खुरदुरी, जगह जगह से जली कटी फटी हथेलियाँ, घिसे टूटे नाखूनों वाली ठूंठ सी उंगलियाँ जो अनवरत राख, पानी, डिटर्जेंट के संपर्क में रहते रहते गेहुए रंग की अपनी असली रंगत खोकर काली काली सी हो गई हैं। रमा को अचानक अपनी सहेली कांता की याद हो आई जो अक्सर अपने दोनों हाथों में उसकी नरम मुलायम हथेलियाँ दबाकर कहा करती थी, तेरे हाथ हैं कि रुई के फाहे, इनसे कभी काम मत करना, ये सिर्फ चूमने के लिए बने हैं। वो खिलखिलाकर हंसती और सचमुच उसके हाथ चूम लिया करती थी। और अब उन्हीं रुई के फाहों के ध्वंसा शेषों का यह हाल है, किसी नवजात शिशु के गाल पर हाथ फिरा दे तो उसकी त्वचा ही छिल जाए। उसने अपने दोनों हाथों में अपना चेहरा छुपा लिया। ये एहसास बेचैन करने लगा उसे कि अपनी जिस जिद के अंधेपन में उसने अपनी देह तक होम कर डाली, उस जिद ने उसे आखिर दिया क्या? पर आखिर आज ही ये सब क्यों? पहले कभी ऐसा क्यों नहीं हुआ? क्या इस सब के पीछे रमन की चुप और सृजन की जिद का रावण जैसा कद है, जहाँ तक उसके हाथ ही नहीं पहुँच रहे हैं? शायद उसके भीतर से कोई बोला। आज उसका यह अकेलापन ही है जो उसे बार बार सवालों के कटघरे में खड़ा कर देता है, वरना इससे पहले वर्षों से ही यही सिलसिला चल रहा है। पहले दोनों बच्चों की पब्लिक स्कूल की महंगी पढ़ाई के दौरान भी तो उसने खुशी खुशी कितनी ही बार कल्पनाओं के मुक्त आकाश में उड़ने को आतुर कामनाओं के पक्षियों के पर कतर डाले थे। तब तो उन घायल पक्षियों के मुंह से एक भी करहा नहीं फिसली कभी। उसके बाद सृजन की इंजीनियरिंग की कोचिंग व हजारों रुपए महीने की महंगी किताबों के खर्च ने रमन से भी तो उसके कई छोटे मोटे शौक, दोस्तों के साथ हफ्ते के एक आध दिन मिल बैठकर खाना पीना, थोड़ा बहुत सिगरेट पान मसाला वगैरह की बलि ले ली थी।
तब उन्होंने यह कहकर कि अरे ये सब कौन सी अच्छी आदतें थीं, अच्छा ही हुआ छूट गई, खुद के साथ रमा को भी किसी तरह की ग्लानि बोध से मुक्त कर दिया था। फिर आज ये शायद इसीलिए कि सृजन कुछ भी सुनने को समझने को तैयार जो नहीं है। उसने अपनी आंखों पर जिद का पर्दा डाल रखा है। उस पर्दे के पीछे उसे न ये दिखाई पड़ रहा है कि उसकी माँ ने उसके हाथ में कभी अपने लिए देखे सपने की एक मुकम्मल तस्वीर थमाने के लिए वंचनाओं व अभावों का कितना लंबा सफ़र तय किया है, कि उस उबड़ खाबड़ रास्ते पर चलते चलते थक गई है वो। आखिर उसका भी एक वजूद है जो अपने लिए कुछ साधनों की, कुछ सुविधाओं की मांग करता है। आखिर कब तक वो उसका गला दबाती रहे और उसका गला घोट भी दे वो। और कुछ दिन तक अब नेहा भी तो है जो 15 बरस की हो गई है। 5-6 बरस में उसके ब्याह का भी तो सोचना है। दहेज लेने वाले उसके अरमानों की तरह तो होंगे नहीं कि वो उन्हें एक अनिश्चित तिथि तक इंतज़ार करने को कहे और वे चुपचाप उनके पूरे होने की राह देखते बैठे रहें। और ना ही सृजन पैसे की कोई अहमियत दे रहा है। उस पैसे को जो एक तय तारीख को एक निर्धारित राशि के रूप में रमन के हाथ में आता है, जिसे गिन गिन कर खर्चना पड़ता है, और वो कहता है 1 साल देख लेने में क्या फ़र्क पड़ जाएगा, और उसके बाद भी जो तुम चाहते हो वो ना हुआ तो। रमा के कहने पर उसने लापरवाही से गर्दन झटक कर कहा था, तब की तब देखी जाएगी। रमन ने ठीक ही कहा था तब कि इन अंग्रेजी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे अपने आसपास के यथार्थ से कट जाते हैं। लगातार इन हाई फाई बच्चों व उनके परिवेश के संग साथ से वे अपने माँ बाप की हैसियत, उनकी क्षमताएं तक भूल जाते हैं। तब उसी ने यह कहकर कि तुम खुद 2 रुपये महीने की फीस वाले स्कूल में पढ़े हो, तो क्या हमारे बच्चों का नाम भी उन्हीं स्कूलों के लिए सुरक्षित हो गया है? उनके हर विरोध का मुंह दबा दिया था उसने। तब नहीं जानती थी कि रमन ने जो भवितव्यता भांप ली थी, उसकी ममता ने उसे अनदेखा कर दिया था। अब उसका परिणाम और परिणाम से होने वाले दुष्प्रभाव भी उसे भुगतने पड़ेंगे। तभी फ़ोन की घंटी ने उसकी तंद्रा भंग कर दी। उसने आटे से हाथ निकाल कर गर्दन घुमाई तो सृजन को उस घंटी से निरपेक्ष, बेअसर, आराम से वहीं पड़ी कुर्सी पर बैठे देख देर से भीतर ही भीतर गीली लकड़ी सी सुलग रही वो भक्क से जल उठी। फ़ोन क्यों नहीं उठाते? हद हो गई, वहीं बैठे हो और तुम लोगों का तो हाथ हिलाना तक दुश्वार है। मैं भी क्या क्या करूं, 4-4 हो जाऊं? 2 ही हाथ हैं, रावण की तरह कोई 20 हाथ तो है नहीं। वो सदा की तरह बड़बड़ाती आटा गूंथती रही, पर सृजन ने जब घंटी के बंद होने तक भी फ़ोन नहीं उठाया तो आटे के हाथ धोकर उसे घेर ही लिया रमा ने। बेटा, ये आखिर हो क्या गया है तुम्हें? ऐसा कौन सा पहाड़ टूट पड़ा, और टूट भी पड़ा तो क्या आगे जाने के सारे रास्ते बंद हो गए? फिर अपने भीतर की आँच में खुद ही पिघलने लगी वो। और तुम जिससे बचते फिर रहे हो, अनदेखा कर रहे हो जिसे, उससे क्या जो बिगड़ गया है वो बन जाएगा? उसने एक साथ कई सवाली पत्थर सृजन की मौन की दीवार पर दे मारे, पर उस दीवार में किंचित भी दरार न पड़ती देख सृजन के कंधे पर प्यार से हाथ धर आजीजी से कहा, बेटा सोचो, क्या उसने ऐसा सोचा होगा तुम्हारे लिए, चाहा होगा? फिर क्यों तुमने उसे बेवजह सूली पर? और फिर मेहनत तो उसने भी की ही थी, ये भी नहीं कि वो बिना पढ़े ही। मुझसे ज़्यादा? सृजन ने रमा को खा जाने वाली निगाहों से देखते हुए उसकी बात काटी और बोला, मैं उस जैसे स्पीड ब्रेकरों की वजह से ही मुंह के बल गिर पड़ा हूँ, और आप हैं कि उसी की वकालत करने पर, जबकि आप जानती हैं कि मेरी रैंकिंग उससे कितनी ज़्यादा है, और यह भी कि मैंने उसे मैथ पढ़ाई थी। मैंने, फिर भी आप ऐसा बोलती हैं? उसने वितृष्णा से मुंह बिचकाकर अपना दायां हाथ अपने सीने पर पटक कर कहा। उसकी बातें, उसकी निपट अजनबियों बेगानों जैसी मुखपद्रा देख एक पल को अवाक रह गई। रमा को लगा जैसे अचानक उसके पैरों के नीचे से ज़मीन और सिर से छत सब गायब हो चुकी हो। ज़मीन से छूटे पैरों के साथ उसने खुद को त्रिशंकु जैसी स्थिति में पाया, पर अगले पल उसने भीतर का सारा संचित आवेग और आक्रोश इकट्ठा होकर जैसे उसके अनजाने ही सृजन पर हमलावर हो गया। हाँ हाँ, कहते क्यों नहीं? कह दो कि मैं तुम्हारी दुश्मन हूँ, इसीलिए अपना पेट काट काट कर तुम्हें इतने अच्छे स्कूल में पढ़ाया कि पढ़ लिख कर मुझे सिखाओ, नए सिरे से ज़िंदगी का पाठ पढ़ाओ। उफ़, ये मैंने कब कहा? पता नहीं आपको क्या हो जाता है, सही बात सुनने को तो आपको समझ ही नहीं आता। सृजन अपने माथे पर अपनी बाई हथेली पटक कर आजीजी से रमा की ओर देखने लगा।
बेटे की बेचारगी ने क्षणांश में ही उसके ऊपर चढ़ा गुस्से का भूत उतार दिया। क्या समझूं बेटा, बोलो बोलो ना। तुम तो बस एक ही बात पकड़ कर बैठ गए हो कि तुम्हारी रैंकिंग उससे ज़्यादा है। तो क्या करूं बेटा, हमारे बस में जितना हो सकता है हम सिर्फ उतना ही कर सकते हैं। जो हमारे हाथ में नहीं है उसके लिए परेशान होने से क्या फ़ायदा बताओ। उसका धैर्य, जो किसी जिद्दी बच्चे सा बार बार उसका हाथ छुड़ा छुड़ा कर भाग रहा था, उसने बेटे के कंधे पर एक साथ हाथ रखा। बेटा, ना तो विनय को वहाँ से बेदखल किया जा सकता है जहाँ वो काबिज हो गया है, और ना ही इस व्यवस्था के खिलाफ विद्रोह कर सकते हैं हम, और ना ही उन लोगों का कुछ बिगाड़ सकते हैं जिन्होंने ये नियम कानून बनाए हैं। ऐसा कुछ नहीं हो सकता बेटा, ये तो तुम्हें समझना चाहिए। मैं क्या बताऊँ। एक क्षण मौन रहकर उसने दोनों हाथों की उंगलियां एक दूसरे में फंसाए उसकी बातों से, उस समूचे परिवेश से असंप्रक्त निरपेक्ष से दीवार पर आंख गड़ाए बैठे बेटे को देखा और उसकी चुप की चट्टान में दरार डालने के लिए अपने तर्कों की छेनी को और पैना किया। अब जब ऐसा कुछ नहीं हो सकता तो क्यों नहीं जो मिला है उसी की मदद से, जो मिलने से रह गया है उसी की तरह या उससे भी ज़्यादा पाने की कोशिश करो। बेटा, मेहनत तो तुम कर ही लेते हो, थोड़ी और कर लो। मेहनत करोगे तो परिणाम भी अच्छा आएगा। सृजन अब रमा की ओर देखने लगा था, सो उसे उम्मीद बंधी। बेटा, किसी भी कॉलेज में पढ़ो, डिग्री तो तुम्हें बीटेक की ही मिलेगी। फिर अच्छी मार्किंग, अच्छे रैंक से पास करोगे तो क्यों नहीं मिलेगा अच्छा जॉब। अब तो कितने इंजीनियर आईएएस वगैरह में जाने लगे हैं। एमबीए कर लेना। उसने प्यार से बेटे के सिर पर हाथ फिराया तो उसने अपना सिर झटक दिया। मैं कहाँ कुछ कह रहा हूँ, बस कह दिया मुझे इंजीनियरिंग नहीं पढ़नी। ऐसे वैसे कॉलेज से तो बिल्कुल भी नहीं। किसी सरकारी कॉलेज में हो गया तब तो बस वही लुटिया चुटिया धारी गंवाई गांव के आरक्षण वालों के बीच तो पागल हो जाऊंगा मैं। हमेशा अच्छे स्कूल के हाई सोसाइटी वाले बच्चों के साथ रहा हूँ, उनके साथ एडजस्ट नहीं हो पाऊंगा मैं। अब आपको कैसे। वो हिकारत से आंखें तरेर कर रमा की ओर देख कर बोला। उफ। उसने दोनों हाथों से अपना चेहरा छुपा लिया था। इतनी देर की मान मनवार के बाद भी बेटे की जिद का कद तिल भर भी नहीं घटा देख उसका धैर्य, संयम सब उसके भीतर की निराशा के अतल तल में डुबकियां लगाने लगे। ठंडी सांस लेकर बेटे का मुंह ताकती रह गई रमा। ये कौन बोल रहा है इसके मुंह से। ये वो सृजन तो कतई नहीं जिसका खाना पीना पढ़ना, कभी कभी सोना तक विनय की साझेदारी के बिना मुकम्मल नहीं हुआ करता था। कुल 4-5 घरों का ही तो फासला था उनके बीच। कभी ये उसके घर तो कभी वो यहाँ। यही सृजन था वो जिसने एक दिन रमा को अनजाने ही दोनों को रात में जागकर पढ़ते वक्त 2 अलग अलग कपों में चाय दे देने पर लंबा चौड़ा लेक्चर पिला डाला था। मम्मा, तुम भूल जाओ कि वो ऐसी है, सिर्फ इतना याद रखो कि वो मेरा सबसे अच्छा दोस्त है, एक भाई से बढ़कर है वो मेरे लिए। और आज भी वही दोस्त इसका सबसे बड़ा दुश्मन। बीएससी करूँगा और उसके बाद कंपटीशन वगैरह। सृजन आप बड़बड़ाया। उसके भीतर बैठा अजनबी जैसे रमा के धैर्य की परीक्षा ले रहा था। अरे बीएससी करनी थी तो क्यों वर्षों रात रात जाकर अपनी नींदें खराब की थी, और साथ में मेरी भी। मम्मा चाय बना दो, मम्मा 1 घंटा सो लूँ, 3 बजे जगा देना, मम्मा ये मम्मा वो। रमा ने बौखला कर बेटे का कंधा झिझोड़ डाला। अरे क्या इसी दिन के लिए पेट काट काट कर तुम्हें और नेहा को शहर के सबसे महंगे स्कूल में पढ़ाया था। अपने सारे सपने, सारे अरमान, इच्छाएं सब कुछ इसीलिए नौछावर की थी तुम पर कि तुम आगे के शब्द कंठ में अटक गए थे। कुछ क्षण सांस लेकर आगे वो बोली। पापा को देखा है कभी ध्यान से, या उन हाई फाई दोस्तों के बीच रह रहकर हमारी ओर देखने की भी फुर्सत नहीं तुम्हें। फुर्सत मिले तो देखो कभी कैसे चुपचाप घर में बैठे टीवी के बोरिंग प्रोग्रामों में सिर दिए रहते हैं। न किसी के यहाँ जाना, न किसी को बुलाना, सब बंद कर रखा है। क्यों, सोचा है कभी। और तुम हो कि आईआईटी की रट पकड़ कर बैठ गए हो। वो नहीं तो कुछ नहीं, सब खत्म हो गया तुम्हारे लिए। अनवरत थका देने वाली जिरह से हाँफने लगी थी वो। तो क्या करूं, मुझे तुम्हारे उन विनय की तरह कोई बैसाखी तो मिली नहीं। मिल गई होती तो मैं भी आज उसकी तरह उसी तरह खड़ा अड़ा मिलता। ज़रूरत क्या है तुम्हें बैसाखी की, भगवान न करे किसी को। उसने तड़प कर कहा। अरे पागल, बैसाखी कमज़ोर व लाचार लोगों का सहारा होती है। ये सरकारी आरक्षण पाने वाले कहाँ से कमज़ोर हैं, हट्टे कट्टे तो हैं। हर जगह से हमें हटाकर इन्हें बैठा दिया जाता है। व्यंग व वितृष्णा से मुंह बनाकर वो बोला।
ये तुम इनके आज के हालातों और स्थितियों को देखकर कह रहे हो। पुरानी आदत थी रमा की, जहाँ भी किसी को किसी निर्दोष निरपराध को बेवजह अपराध के कटघरे में खड़ा देखती तो झट उसके भीतर बैठा सफाई पक्ष का वकील उस निर्दोष के पक्ष में उठ खड़ा होता है। अच्छा, एक बात बताओगे? रमा ने लाड़ से किंचित मुस्कुराते हुए बेटे को नए सिरे से फुसलाने की कोशिश की। घर में कोई बीमार होता है तो उसे क्या दिया जाता है, बोलो? उसने बेटे को कुरीदा। दवाई और विटामिन वगैरह दिए जाते हैं, और क्या? वो लापरवाही से बोला। ठीक यही बात है बेटा, उन पिछड़े वर्ग के लोगों के साथ। वे भी सदियों से समाज के सबसे उपेक्षित, सबसे शोषित, अमानवीय अत्याचारों से पीड़ित रहे हैं। हमारे संपन्न व सत्ताधारी वर्ग ने उन्हें जानवरों से भी बदतर स्थितियों में जीते रहने को विवश किया है। अब इसलिए उन्हें जीवन की मुख्य धारा में सबके साथ खड़े होने लायक, चलने लायक बनाने के लिए ये थोड़ी बहुत सहूलियतें व सुविधाएं दी जा रही हैं उन्हें। तो क्यों परेशान हो उठे सब लोग? रमा ने अपना सारा ज्ञान, अपनी पूरी तर्क शक्ति सृजन को समझाने में झोंक दी, पर सृजन मिट्टी का चिकना गढ़ा हो गया है। कुछ समझना ही नहीं चाहता। इस जड़ता की जड़ें कहाँ हैं? हाँ, जरूर जरूर, उनके जीवन स्तर को और सदियों से चोट खाए उनके तन मन को सहलाने की मंशा से ये सब किया जा रहा है। मॉम, तुम भी ना पढ़ती बहुत हो, इसीलिए किताबी बातें करती हो। इन वोट लोलुप नेताओं ने अपना वोट बैंक बढ़ाने के लिए सारा स्वांग रचा है। आज कोई अपने सिवा और किसी के बारे में नहीं सोचता। एक आप ही हैं जो ये सब सोचती रहती हैं। सृजन ने हिकारत व व्यंग से मुंह बिचकाकर अपने भीतर घुस आई जड़ता के स्रोत का खुलासा किया। रमा उसको इस तरह सयानों की तरह बातें करते देख अवाक रह गई। कल तक दुनिया जहान की बातों से बेखबर, बेअसर दिखाई देने वाला, बात बात पर बच्चों की तरह बहन से जिद करने वाला, पहनने ओढ़ने तक से लापरवाह, मासूम किताबी कीड़ा उसका बेटा, आज अचानक इतना दुनियादार और सयाना कैसे हो गया? ये किस जमाने का बूढ़ी जर्जर सोच वाला व्यक्ति इसके भीतर किन गुफा कंदराओं में कब से छुपा बैठा था, जो आज उसके ऊपर किसी प्रेतात्मा सा सवार हो गया है, जिसने उसके कोमल मन की खिड़की दरवाज़ों पर जिद और अहम की मोटी मोटी अर्गलाएँ लगा दी हैं, जो इतनी मजबूत हैं कि भारी से भारी तर्कों की हथौड़ियाँ, छेनियाँ भी उन साकलों को तोड़ नहीं पा रही हैं। हथौड़ियाँ थक जाती हैं, छेनियाँ टूट जाती हैं, अर्गलाएँ हैं कि हिलती तक नहीं। अभी आप सुन रही थी शशि श्रीवास्तव जी की लिखी हुई कहानी दुश्मन। कहानी विचारणीय है। आशा है आपको भी पसंद आई होगी। कल फिर मिलेंगे। आपका समय शुभ हो।